हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन का पार्ट 3 और रिफ्लेक्शन को आज हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख लिए और सारी चीज़ उससे रिलेटेड देख लिए। तो आज हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो इमेज बनती है, दो तरह से इमेज बनती है, वो आज हम देख लेंगे कैसे बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनाइट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। हमको कैसे पता चला कॉन्वेक्स है? क्योंकि इसका जो अंदर गहरा वाला साइड है, जो केव वाला पोर्शन है, वो कोटेड है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऊपरी है। मतलब वो कर्व्ड सरफेस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बाहर वाला है, उभरा सरफेस, और केव वाला में कोट कर दिए हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा होगा उस हिसाब से कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका है। अगर इस केस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, बाहर तो होगा नहीं क्योंकि कर्व जो है अंदर की तरफ है, ऐसा है कर्व। फोकस ये होगा और पोल यहाँ होगा, और ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको पता है। अब चलिए, अगर अब पैरेलल कोई लाइट आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, पैरेलल, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मीन्स पास जाना, रेस का पास जाके मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग नेचर की होती है। कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होगी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो रे है वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। क्लियर? रे ऐसी चली जाएगी। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो जब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो फोकस से पास हो जाता है। क्लियर हुआ पहला? अब देखिए, फिर एक और बार हम ड्रॉ करते हैं कि एक और पैरेलल लाइन कहीं से आ रही है इन्फिनाइट से। मान लीजिए वो ये आ रही है। क्लियर? वो ये आ रही है। अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी कुछ इस तरह से होगी, ऐसा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई। इसको भी जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये जो पास होगी ये फोकस से पास होगी। ठीक है, ये जो पास होगी ये फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से। जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है। अब जब आप इसको देखेंगे तो जो इमेज आपको, ये जो रे है दोनों, ये जो रे है, ये दिस वन, ये जो रे है और ये जो रे है, क्या ये रियल में आपको दिख रही है इंटरेक्ट होते हुए? नहीं, ये इमेजिनरी है। देखिए, डैश लाइन से आपने शो किया है कि अगर एक्सटेंड करेंगे तो इस धर मिल जाएगी, तो ये इमेजिनरी बनेगी यहाँ पे इमेज। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो वर्चुअल बनेगी। वो वर्चुअल वो वर्चुअल जो भी वर्चुअल बनती है वो कैसी बनती है? इरेक्ट, सीधी बनती है। ये हमने पढ़ चुका है ये चीज़ को। ये कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बन रही है। मिरर का फ्रंट ये वाला पोर्शन है, जो मिरर का फ्रंट है वो ये वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये बिहाइंड है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर? और जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही होगी। देखिए, बहुत छोटी सी पॉइंट जैसा बन रही है, डिमिनिश्ड। और कहाँ बन रही है? फोकस के में बन रही है, वो तो आपको दिख रहा है। चलिए, अब सेकंड केस, इसका सेकंड केस क्या है? कॉन्वेक्स में सेकंड केस क्या है? कॉन्वेक्स में अगर जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट एंड पी, मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन, जब इन्फिनाइट एंड पोल के बीच। देखिए, इसमें दो केस क्यों बनते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर तो नहीं रख सकते ना। मिरर के बाहर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा तब तो रिफ्लेक्ट करेगी उसकी रेज। मिरर के अंदर तो रिफ्लेक्ट कर नहीं सकती बाहर वाले सरफेस से। तो इसलिए इसके दो ही केसेस बनते हैं। ठीक है, ये अगर मैंने मिरर बना दिया, ये उसकी डैश लाइन होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अंदर वाले सरफेस को मैंने अगर कोट कर दिया तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, उभरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अब मान लीजिए ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। क्लियर? अब यहाँ पे जो मान लीजिए इमेज है वो इन्फिनाइट एंड पोल के बीच है, तो वो मान लीजिए यहाँ पे वो इमेज रखी हुई है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब जो रे आएगी, एक मान लीजिए पैरेलल आएगी, एक रे मान लीजिए अगर पैरेलल आएगी तो कैसी जाएगी वो? अगर ये एक रे है तो वो कैसे जाएगी? वो फोकस की तरफ प्रोजेक्ट करके बाहर निकलेगी। वो फोकस को प्रोजेक्ट करके बाहर निकलेगी।
क्लियर है? मीन्स वो फोकस को प्रोजेक्ट करेगी, मतलब वो कुछ इस तरह से होगी। ये तो हमने पहला केस में ड्रॉ किया है, पर ये इमेज एफ पे भी नहीं बन रही है, क्योंकि दूसरी रे भी आपको चेक करनी कि वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। अब जो दूसरी रे है, मान लीजिए मैं उसको येलो से बना देता हूँ, तो देखिए वो जो रे है, मान लीजिए अगर वो पोल पे टकराई, अगर वो पोल पे टकराएगी तो वो उसी सेम एंगल पे बाहर जाएगी वापस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना, इसको भी जब आप एक्सटेंड करेंगे, तो अब ये यहाँ पे मिल रही है, तो ये इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये इमेज बन रही है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। वो यहाँ पे इमेज बन रही है आपकी कुछ ऐसी, ठीक है। तो अगर ये जो ये है, अगर ये ए बी है, तो इमेज का भी टॉप पोर्शन यहाँ है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इमेज बन कैसी रही है, तो वो लिख लेते हैं। तो देखिए अभी रियल बन रही है, वर्चुअल वर्चुअल बन रही है, क्योंकि डॉटेड लाइन एक्सटेंड होके वहां पे मिल रही है, एक्चुअल रे नहीं मिल रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बिहाइंड द मिरर, ये भी होगी। तीसरी ये भी डिमिनिश्ड होगी, ये भी छोटी बन रही है, देखिए आप, डिमिनिश्ड, ये भी छोटी बन रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और इमेज कहाँ बन रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ कि कहाँ से आते हैं। तो वो टॉपिक अब हमने 6 केस उसमें पढ़े कॉनकेव में, 2 केस कॉन्वेक्स में पढ़े, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला जो केस बनता है क्वेश्चन का, वो यहाँ से बनता है, वो क्लियर हो गया आपके 8 केस में। अब जो दूसरा केस आता है वो एप्लीकेशन आता है, कौन से का एप्लीकेशन क्या है, क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे अब मुझे बताइए कि पहले कॉन्वेक्स में, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, जैसा हमने कॉनकेव के लिए लिखा था, कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें इमेज कैसी बन रही है? तो इमेज हमेशा आप देखेंगे कि वर्चुअल बन रही है, तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, क्लियर? इमेज, और जो हमेशा बन रही है डिमिनिश्ड, छोटी, डिमिनिश्ड, जिसको रिड्यूस्ड भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड भी बन रही है। तो ये चीज हमने पढ़ लिया है। कॉनकेव में तो आपको पता है कि सारी चीजें मैंने लिखा है। तो कॉन्वेक्स, अब दोनों का यूजेस ऑफ मिरर लिख लेते हैं, हेडिंग यूजेस ऑफ मिरर। ये मिरर का यूज कहां पे होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है, वर्चुअल बन रही है और छोटी बन रही है। तो देखिए आप मुझे बताइए कि आप ऐसा मिरर कहाँ चाहेंगे जहां पे आपको जो इमेज है वो छोटी बने और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दिखे, आपको इमेज छोटी दिखे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दिखे। तो ये बिल्कुल, आप अगर सोच रहे कि कार का रियर मिरर, तो ये बिल्कुल सही है। जो कार में रियर मिरर होता है वहां छोटे होने, जब इमेज छोटी बनती है तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ दिख जाएगी कि कार भी आ रही है, ट्रक भी आ रहा है। अब आप लॉजिकली सोचिए, अगर वो जूम इमेज बने, जूम मीन्स एनलार्ज इमेज बने, तो उस छोटे से मिरर में सिर्फ आपको एक पर्सन दिखेगा पास में, लेकिन उस हो सकता है उसके बाजू में जो ट्रक चल रहा हो वो आपके कार में दिखेगा नहीं और आप ट्रक में घुस जाए। तो इसलिए आप वहां पे यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ताकि छोटी इमेज बने और उस मिरर में ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे दिख जाएं, भले छोटी दिखें लेकिन मुझे पता चल जाएगा ना ट्रक भी बाजू में मेरे चल रहा है। इसलिए रियर मिरर में, रियर मिरर जो कार का होता है वहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ इमेज छोटी बनती है, छोटी और वर्चुअल, छोटी और वर्चुअल बनती है, इसलिए हम उसको, छोटी और वर्चुअल दोनों बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है ना। कार उल्टी दिख रही है अब आपको जो पीछे आ रही, तो फिर आप तो कॉमेडी हो जाएगा आपके साथ वहां। तो वर्चुअल बनेगी, इसका फायदा क्या होगा कि इरेक्ट बनेगी, और इसमें जो इमेज रिड्यूस बनेगी उसका फायदा क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीनरी दिखेगी पीछे की, क्लियर? तो इसका मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया क्यों, ये क्लियर हो गया। तो कार का रियर मिरर, क्लियर? पहला केस हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा मिरर लिखते हैं कॉनकेव, तो कॉनकेव जो मिरर है
उसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। शेविंग मिरर आपने देखे होंगे जिससे आप शेव करते हैं। तो शेविंग मिरर में आपने जो वो पढ़ा था ना कॉनकेव मिरर का लास्ट केस, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा था वो, ये वाला। इस केस को आप देखो, वो जो शेविंग मिरर मैंने लिखा है ना जिसमें आप देख के अपनी शेव बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों इस टाइप का मिरर क्यों यूज करता है? देखिए जो इमेज बन रही है ना वो एनलार्ज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो एनलार्ज बन रही है। और जो इमेज बन रही है वो एनलार्ज के साथ एक खासियत क्या है उसकी, कि वो सीधी बन रही है, कि वो सीधी बन रही है। क्लियर? तो एनलार्ज के साथ साथ वो सीधी भी बन रही है। एक ये जो शेविंग मिरर है सेम होता है डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है, वो भी वही चीज देखते हैं, जूम करके चीजों को, दांत को आपको देखना है तो उसको जूम करके देखना है, उसको आपके टीथ को। तो इसलिए शेविंग मिरर के साथ साथ जो डेंटिस्ट भी मिरर यूज करते हैं ना वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव मिरर में क्योंकि जो लास्ट केस है ना वो एनलार्ज्ड है, इस केस में आपको 32 के 32 दांत डॉक्टर को नहीं देखने हैं कि वो रिड्यूस्ड इमेज देगी, उसको पर्टिकुलर जहां पे प्रॉब्लम है, जहां कैविटी है, उसको सिर्फ उस दांत को उसको एनलार्ज फॉर्म पे देखना ताकि उसको प्रॉब्लम समझ आए। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं इसको। डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट इस मिरर को यूज करते हैं वो जो हेडलाइट होती है कार की या गाड़ी की, वहां पे भी जो मिरर जैसा होता है ना वो यही होता है, हेडलाइट। उसका ये रीज़न आप याद कर लीजिए, सिंपल सा ये रीज़न याद कर लीजिए कि किसी भी हेडलाइट में आपको किधर भी फोकस अगर करना है ना, थोड़ा फोकस जैसा चीज़, तो कॉनकेव करता है क्योंकि वो क्योंकि वो कन्वर्ज करता है। इसलिए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, इसलिए लाइट को आपको जितने एरिया में भेजनी है ना सिर्फ उसी एरिया में वो प्रोजेक्ट करेगा। नहीं तो अगर आप सोचिए, अगर एक मैं नॉर्मल बल्ब जलाऊं, सिर्फ एक बल्ब, तो बल्ब तो पूरे रोड को कर देगा, लाइट फेंक देगा, पर आपको कहाँ देखना है, सिर्फ रोड पे देखना है। जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं आपको वहां पे पूरी लाइट की जो इल्यूमिनेस इंटेंसिटी आपको उस पर्टिकुलर रोड पे फोकस करनी है। क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है लाइट्स को, तो वो पर्टिकुलर एक जगह पे फेंक देगा। इसलिए आप हेडलाइट में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट टॉर्च के साथ भी है कि जो टॉर्च में जो मिरर जैसा लगा होता है वो कॉनकेव होता है। देखिए अगर आप हेडलाइट को देखेंगे तो वो कॉनकेव जैसा दिखता भी है, ऐसे ऐसे। और जो कोटिंग सरफेस होता है वो गड्ढे का होता है, क्योंकि गड्ढे में तो बल्ब लगा होता है ना अंदर, हेडलाइट के जो गड्ढा है वहीं तो बल्ब लगा है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि केव, सर ने बताया था कि जो गड्ढा है केव वाले पोर्शन में है तो वो कॉनकेव मिरर है। तो इसके आपको टॉर्च में भी सेम होता है, हेडलाइट में भी सेम होता है, सोलर कुकर में भी सेम होता है। सोलर कुकर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी वही करता है कि फोकस करता है पर्टिकुलर उस कैबिन में या उस बॉक्स में जहां पे आपको फूड को पकाना है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको समझा भी दिया, लॉजिक भी बता दिया याद करने का, मुझे नहीं लगता आप इसको भूलेंगे। ठीक है, अब अगला जो है वो है मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे कैसे इसका डायरेक्शन याद रहेगा, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज वो हम अभी आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मैंने एक आपको वो बताया था ना स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का रिलेशनशिप, तो u एंड v वहां आया था, तो वो u एंड v यही है। ठीक है, वो आपको याद रखना है कि ये u एंड v क्या है जो मैं यहां बताने वाला हूं आपको अभी। देखिए हाँ, ये जो भी u v f है ये सारे की डिस्टेंस आपको पता है कि ये पोल से लेनी है। ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली। पोल से आप ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, यू वी एंड एफ के बीच रिलेशन बताता है। अब यू वी एंड एफ क्या बल्ला का नाम है वो देखते हैं, उसका डायरेक्शन सिंपल एक ट्रिक है, बस उससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं चलिए, वरना होगा क्या, फॉर्मूला ही ढूंढते रह जाएंगे कि फॉर्मूला क्या था। तो देखिए
जो u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितनी है। v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस कितनी दूर है पोल से, पोल से ही नापना है आपको। और जो f है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, डिस्टेंस, मैंने आपको फोकल लेंथ पहले बता चुका है, फिर भी मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल। और f जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये हमने पहले भी देखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ देगा, कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा। अच्छा, अब डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। देखिए ये एक लाइन आप समझ लीजिए कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो, अगर इस साइड है, लेफ्ट साइड है मिरर के, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जो लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव मानेंगे आप, और जो राइट साइड है मिरर के उसको पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, बस ये ट्रिक है। ये जो पोल है, ये जो पोल है, ये सेंटर पॉइंट पोल है, चाहे ये कॉनकेव भी हो सकता है और ये मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बट आपका जो पोल है, जो भी पोल है आपका, आपको उससे मानना है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो नेगेटिव, राइट साइड देखेंगे तो पॉजिटिव, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लॉजिकली आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, राइट साइड हमेशा सही होती है, राइट इज ऑलवेज प्लस, राइट इज ऑलवेज प्लस। अब कोई भी मिरर होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपने जितने भी केसेस देखे हैं, आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है जरा आप देखिए ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत मैं प्यार से बता रहा हूँ, आपको उतने ही प्यार से सुनना है। अच्छा देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट की राइट, दिख रहा होगा लेफ्ट में रखा है। रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट से, लेफ्ट से, तो ऑब्जेक्ट भी इन्फिनाइट पे लेफ्ट पे रखा होगा। ये यहाँ के देखिए, ये जो ये ऑब्जेक्ट दिया आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये भी लेफ्ट में, ये भी ए बी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ए बी लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ये ए बी, ये भी जो लाइट आ रही है वो लेफ्ट से आ रही है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं मिरर में वो लेफ्ट में ही रखते हैं, तो जो यू होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि लेफ्ट नेगेटिव है हमारे, देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट नेगेटिव है, तो जो भी यू होगा, तो जो यू होगा वो ऑलवेज नेगेटिव साइन लेनी है आपको, उसको नेगेटिव। मैं इसके एक या दो न्यूमेरिकल यहाँ लिख दूंगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है कि ऑलवेज नेगेटिव होगा। अच्छा, अब अगर मैं कॉनकेव मिरर बोलूं, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ये जैसे ही हम ड्रॉ किए ना, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, तो जो फोकस होता है, फोकस पॉइंट, वो लेफ्ट में होता है। सो कॉनकेव के लिए एफ जो होगा वो नेगेटिव होगा, कॉनकेव के लिए। ये क्लियर हो गया ना, दिख रहा है ना, वो तो लेफ्ट में है। अगर मैं कॉन्वेक्स बनाऊं, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बाद आपको इसमें डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो इसका जो फोकस है, ये पोल है, ये फोकस है। सो पोल से आप कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड, एफ नापने के लिए राइट जा रहे हैं ना, तो इसके लिए फोकस जो है लेफ्ट में था, उसके लिए तो ये कहाँ, राइट में, और राइट इज ऑलवेज, राइट मीन्स पॉजिटिव, तो इसके लिए एफ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए। यू हमेशा नेगेटिव होगा, एफ डिपेंड करेगा कि मिरर कौन सा है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। यू हमेशा नेगेटिव होगा और राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो राइट इज प्लस, राइट लूंग ज्यादा रहेंगे तो आप पॉजिटिव होंगे लाइफ में, तो राइट इज प्लस। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड। मान लीजिए
कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इज देयर जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जो इमेज होगी उसके बारे में बताइए, कुछ कमेंट कीजिए। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर के लिए एफ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? एफ होगा नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकस होता है लेफ्ट में। यहां पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, आर 60 सेंटीमीटर है तो एफ क्या होगा? r/2। तो 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में तो हम भी सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ओके, u कितना है? u है 30 सेंटीमीटर। सो साइन वाइज क्या होगा? साइन अगर मैं लगाऊं इसमें तो f नेगेटिव होगा, तो f -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो u है वो -30, क्योंकि u तो नेगेटिव ही होगा ना, f को देखना रहता है आपको। तो चलिए, वन बाय यू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला यही तो है ना। ओके, तो चलिए u को हम साइन के साथ रखते हैं, -1/30, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस 1/4v इज इक्वल टू, ये f किस में होगा? ये f किस में होगा? -1/30। क्लियर? तो 1/v क्या होगा? -1/30 प्लस 1/30। क्लियर हो गया यहां तक? 1/v कितना है जरा बताइए? 0 आ रहा है, सो v इन्फिनाइट हो जाएगा 1/0। इमेज इन्फिनाइट पे बनेगी। अच्छा, अब आप देखिए ये केस, जरा देखिए इंटरेस्टिंग केस को। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये केस को। ओके, ठीक है। रेडियस और कर्वेचर कितने पे था? c, ये पोल से, सिक्सटी सेंटीमीटर। तो जो फोकस होगा f पॉइंट वो 30 पे होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था जरा बताइए? तो ऑब्जेक्ट जो होगा जिस साइज का भी फोकस पे होगा। तो कॉनकेव में फोकस पे इमेज इन्फिनाइट पे बनती है, हमने पढ़ा था, तो ये प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले से कि हमने सही पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, इस बार हम कॉन्वेक्स मिरर समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप f मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और u मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं क्या कंक्लूड किया जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर है, सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अगर मिरर कॉन्वेक्स है सो f पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आप खुद बताइए। f पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका फोकस राइट में होगा पोल के। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा बनता है ना, तो राइट में होगा। ठीक है, u तो नेगेटिव होगा, इसने सीधा f और u दे दिया है, तो u यहाँ कितना होगा? -40, और f कितना होगा? -20। सो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला, u कितना है? -1/40 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/20। सो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/20। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 40 का, तो ये 1 - 2 होगा, 1 - 2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो 1/v बना वो कितना बना?
-1/40। तो जो यहाँ से v आएगा वो -40 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, माइनस मतलब क्या हो रहा है? माइनस मीन्स क्या हो रहा है? ओके सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दी। वेट, ये प्लस होगा, फोकस पॉजिटिव होगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो ये प्लस होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी प्लस होगा। 1/40 एक बार और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 3/40। सो v जो होगा वो 40/3 सेंटीमीटर होगा, और ये पॉजिटिव में होगा, तो ये राइट साइड बनेगा। पॉजिटिव मीन्स राइट साइड। अच्छा, ये इमेज बना कहाँ पे, ये देख लेते हैं। एक चीज़ में छोटा सा टॉपिक होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर, जो ये m होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर, वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ मीन्स इमेज बढ़ रही है। सो इसकी जो वैल्यू थी -v/u, माइनस साइन आपको लेना है, माइनस साइन आपको कंसिडर करना रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अबव केस में अगर मैं इसको लगाऊं तो u कितना था? u आपका था -40, u है -40, v कितना है? v है +40/3, ये पॉजिटिव है ना, तो 40/3। तो इस केस में मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना आएगा? m इज इक्वल टू -v/u है, तो इमेज अपॉन u। ठीक है, तो 40/3 और ये -40 है, तो ये 40 कैंसिल हुआ, ये माइनस प्लस हुआ, तो +1/3 मैग्निफिकेशन फैक्टर की आपकी वैल्यू आ गई। तो आपको इस तरह से अप्लाई भी मैंने करके दिखा दिए। सो ये क्योंकि m जो है हियर m इज लेस देन 1, तो जो इमेज होगी वो स्मॉल होगी, इमेज जो होगी वो स्मॉल होगी। क्लियर है? स्मेल जो होगी वो स्मॉल होगी। ओके, क्लियर? चलिए, हाँ, यहाँ से ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इमेज स्मॉल होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, मैग्निफिकेशन फैक्टर भी देख लिया। तो ये जो पोर्शन था ये थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इमेज कैसी बन रही है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। सेकेंड जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो कौन से मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने उसको सारे इंपॉर्टेंट केस आपको करवा दिए हैं। और थर्ड है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एंड। इसके बाद हम कुछ बेसिक मिसलेनियस चीज़ें उसको कर लेंगे, और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जेई के लिए अभी आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आप जरूर कोई ना कोई अच्छी पोस्ट वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल दी बेस्ट।